हेलो एवरीवन। वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ डेली न्यूज डाइजेस्ट डीएनडी। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स के कुछ आर्टिकल्स जिसमें से जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विथ वन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी काफी न्यूज में चल रहा है। उसी टॉपिक के अंडर में ये आता है, एयर पॉल्यूशन, जो दिल्ली एनसीआर में है। तो एक आर्टिकल मैं शेयर करता हूँ जो द हिंदू न्यूज़पेपर में आज के। As you can see here, in the opinion page of The Hindu, this article on clearing the air on Delhi's pollution crisis. So it is basically on Delhi air pollution crisis and how we can manage, or some case studies are also mentioned here. So मेंस के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बॉडीज मेंशन है जो प्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होगी। सो विल सी। द फर्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट हियर इज, यहाँ पर एक लॉस एंजलिस का एग्जांपल दिया है जो स्टूडेंट्स को नोट डाउन करना चाहिए। एनजीटी ने एक प्रोसेस को स्टार्ट किया है टू टेक ए न्यू लुक एट दिस ओल्ड प्रॉब्लम बाय आस्किंग द गवर्नमेंट टू लिस्ट द causes of air pollution. The first thing which is important here, as we all know, the causes of air pollution are very much important. So the tackling becomes very easy when we identify the causes. तो ये important aspect है जो एनजीटी ने स्टार्ट किया। देन सेकंड, यहाँ पर बताया है कि एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं उसका रहा है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। तो जैसे ये बताया गया है, इसमें कुछ डिटेल्स दे रखी है। स्टूडेंट को पूरा प्रोग्राम रीड करना चाहिए जो 2019 में लॉन्च हुआ था। इसका एम क्या था? कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच इसकी थी। फोकस ऑन मॉनिटरिंग, सेट टारगेट्स, इमरजेंसी मेजर्स एंड इल्यूजन इंक्लूजन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंपॉर्टेंट ये टारगेट्स थे इसके। सॉरी। तो ये कंप्लीट नहीं कर पाया है। That is why we are seeing a very high level of air pollution in Delhi NCR region. Second thing, which is also important, just to start any answer, student can first thing mentioned here is the Supreme Court judgment, which held that this right to a clean environment and good health is inherent part of the fundamental right to life and personal liberty. That is Article 21. तो ये भी right to life का part है, right to have a clean environment and clean air उसी का पार्ट है। तो ये फर्स्ट थिंग है जो जहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कि दिस इज अवर fundamental right, the fundamental right of the citizens or the people which are residing in the Delhi NCR region जहाँ पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, कि हम वो डिजर्व करते हैं क्लीन एयर। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए, जैसे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट विच इज विच वॉज बीइंग सेट अप इन 2021। तो उसके क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या एम्स हैं, एंड ये बॉडी क्यों सेटअप की गई थी, किस किस एरिया को ये कवर करती, नॉट जस्ट दिल्ली, द सराउंडिंग एरियाज एंड सराउंडिंग स्टेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। Here, one challenge is mentioned, which is to move away from the coordination between discrete administrative units and enforcement, which is also the standard response to the Delhi government to the transformative action. अभी जो responses हैं वो बहुत discrete है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हम देखेंगे, हम कुछ पार्ट्स में हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं प्रॉब्लम को, बट ओवरऑल उसको हम देख नहीं रहे कि विच आर द रीजंस। जो उसमें जो एक मेजर रीजन यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन है कि वी आर नॉट टारगेटिंग दिस, वी आर ओनली वर्किंग टुवर्ड्स द पॉइंट सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। वी आर नॉट टारगेटिंग द डिस्पर्स्ड सोर्सेज। तो डिस्पर्स्ड सोर्सेज क्या क्या है यहाँ पर मेंशन है। एक चीज और यहाँ पर मेंशन है कि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, उसमें ओजोन लेयर, ओजोन जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का काम करती है, उस वो कैसे बनती है यहाँ पर मेंशन है, इस स्टूडेंट को नोट करना चाहिए। इन्वायरमेंट GS3 में ये इम्पोर्टेंट, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। डिस्पर्ट सोर्सेज में यहाँ पर डाटा दे रखा है, ये भी नोट डाउन करना चाहिए। इन दिल्ली, लॉस एंजलिस एंड बीजिंग 60% ऑफ टॉक्सिसिटी कम्स फ्रॉम व्हीकल्स, another 20% comes from the soil dust, and less than 20% is from the other sources. So we are now majorly focusing on the stubble burning, which is very a temporary source of this particular air pollution. But if we talk about the permanent sources and dispersed sources, other sources which are the vehicular emissions and the soil dust and other लेस पॉइंट, फॉर एग्जांपल लेस कंसंट्रेटेड सोर्सेज, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। उसको कैसे टारगेट करना चाहिए। और यहाँ पर जैसे बताया कि स्टबल बर्निंग इज अ टेम्पररी एंड ऑफिशियल डाटा शोज दैट इट्स शेयर इन दिल्ली पर्टिकुलर मैटर्स 2.5 वाज लेस देन 1%। तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है।
The usual response to the point sources of pollution is this legislative new technology and enforcing stringent prosecutions जो usually government follow करती है और that local administration follows but does not work for the dispersed sources. Dispersed sources के लिए ये usual जो steps हैं work नहीं करती which have a strong societal component and few viable options. तो ये एक important challenge हो जाता है. Next thing which is mentioned here is this one case study which can be mentioned in the essay paper also in the essays. ये स्टूडेंट को नोट डाउन करना चाहिए उनकी डाटा बुक में कि बीजिंग का अप्रोच जो था कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन का बाय यूएनईपी. यूएनईपी ने उसके ऊपर कुछ रिव्यू दिए हैं. तो वो रिव्यू पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है. उसमें 3 स्टेजेस दिए रखी है फॉर डीलिंग विद द अर्बन एयर पोल्यूशन एज अ लॉन्ग टर्म टास्क. तो ये फॉर एग्जांपल एंड ऑफ पाइप एयर पोल्यूशन कंट्रोल, gradually moving to the integrated measures targeting primary pollutants with the government playing the main role. Later on, focus shifts to secondary pollutants or the particulate matters leading to toxic smoke, primarily PM 2.5. Next thing which is also mentioned here, the UN review points to the Beijing's techno-political management system, जिसमें awareness एक important point यहाँ पर mention है. The first is the forecasting severe smog levels through warnings issued at least 24 hours in advance with over 1000 PM 2.5 sensors throughout the city to accurately monitor high emission areas and periods. तो ये फर्स्ट थिंग है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जो बीजिंग्स के टेक्नो पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट था. तो इससे हम कुछ लर्निंग्स ले सकते हैं यहाँ पर. सेकंड जो था, बीजिंग हैज ओवर 30,000 लो फ्लोर बसेस, 5 times द नंबर ऑपरेटेड बाय दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन. तो लो फ्लोर फ्लोर बसेस जो हैं, या हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, वेहिकुलर इमिशन को कम करने के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. जो उसमें हम कंपेयर करें दोनों सिटीज को, तो बीजिंग में 30,000 से ज्यादा लो फ्लोर बसेस हैं, 5 times दैट विच आर ऑपरेटेड इन दिल्ली. थर्ड है जो है, बोथ बीजिंग एंड दिल्ली एज ए ट्रांजिट सेंटर विद नो पीक आवर ट्रैफिक रिक्वायर एडिशनल मेजर्स टू मैनेज रीजनल ट्रांसपोर्टेशन. तो रीजनल ट्रांसपोर्टेशन की हम जब बात करें, नॉट जस्ट इन दिस सिटी बट द इफ यू कंसीडर द होल एनसीआर रीजन और द सराउंडिंग सिटीज, तो उनको कनेक्ट करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उस पर भी वर्क करना चाहिए और उसका जो इमिशन है उस पर भी वर्क करना चाहिए. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. कोर्ट शुड डू, तो ये वे फॉरवर्ड में हम लिख सकते हैं, शुड बी मैंडेटिंग द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एंड प्रिपरेशन ऑफ a toxicity management plan for the national capital and surrounding areas with budgetary allocation and political endorsement rather than the episodic prosecution of farmers or requiring smoke towers. तो ये जो episodic है कि हम एक पर्टिकुलर एपिसोड होने के बाद ही कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही वर्क करें और एक पर्टिकुलर जो इमिशन सोर्स हैं जो हमने अभी देखा है कि लेस देन 1% है, तो हम सिर्फ फार्मर्स को टारगेट करें और सिर्फ स्मोक टावर्स इस्टेब्लिश करें. उससे ज्यादा हमें सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म मेजर्स. एंड वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बीजिंग एंड लर्निंग फ्रॉम दी बीजिंग. तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड on today's newspaper. I'll invite now Gaurav sir to continue this discussion. So thank you. So like before moving to my article, one thing from your article that I want student to know is like what is the difference between London smog और लॉस एंजलिस स्मॉग. हाँ, लॉस एंजलिस की बात थी, तो इसमें क्या अंतर है? जो लंदन स्मॉग था वो रिड्यूसिंग एजेंट्स के थ्रू आता था, एंड लॉस एंजलिस में क्योंकि व्हीकल्स बहुत ज़्यादा थे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह का इमिशन था, तो डैट वाज ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग. तो ये स्टूडेंट नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके बारे में. तो कमिंग टू माई आर्टिकल, it's a very important article, I feel, and it's a very multi-dimensional, multi-sectoral sort of article. And this article has started since we all know land is limited, land तो limited है, और population is rising. And it is not that indiscriminate हम land और lands को farming के अंदर ले जा पाएं, ये possible अब है नहीं. तो we need sort of technology जो high yielding varieties है, या हम plant के कैसे हम इंसेक्टिसाइड्स वगैरह को मिटिगेट कर सकते हैं. तो इन सब के एज अ सॉर्ट ऑफ इन सबको कैसे कैटर किया जाए, इसके लिए जीएम क्रॉप्स आए. ठीक है, तो यहाँ पे बात, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एंड मोर पीपल नीड मोर फूड, बट इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सपैंडिंग एग्रीकल्चर लैंड एंड प्रैक्टिस इज नॉट डिजायरेबल. इसलिए genetically there was advent of GM crops in 1990s. So sort of where the researchers found a way to modify a plant genome and make them specific changes and prevented insects from the eating. अब इसका हम केस स्टडी एक लिख सकते हैं, जैसे कि
बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल जो है उसमें हम क्या करते हैं, सॉइल बैक्टीरियम है बैसिलस थ्रिंगियंसिस, उसका हम क्राई जीन लेते हैं और उसमें इंसर्ट कर देते हैं, दे आर थ्रू मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब वो क्राई जीन जो है वो जब कोई इंसेक्ट खाता है, इट इट मेक्स अ टॉक्सिक प्रोडक्ट विच किल्स द इंसेक्ट। तो इस तरह से क्या होता है कि इंसेक्टिसाइड्स की जो जरूरत होती थी पहले, जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स होता था, वो कम हो गया। सो the way but this is like, and it also help the farmer by not getting exposed to these insecticide which are harmful in the nature। and then apart from insects कुछ ऐसे weeds होते हैं जो आपके प्लांट रिसोर्सेज के साथ compete करते हैं, तो उसके लिए weedicides आते हैं, ठीक है। तो बट एंड फॉर देम दे इज लाइक हर्बिसाइड टॉलरेंट स्पीसीज भी एक तरह से हर्बिसाइड टॉलरेंट, जो आप हर्बिसाइड यूज करते हैं टू किल द वीड्स, तो उससे क्या होता है कि आपका खुद का प्लांट जो है, लेट्स से आप वीट लगा रहे हैं या पैडी लगा रहे हैं, उसको भी नुकसान होता है। तो उसके लिए क्या हुआ, एक हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट एक आया, जो आया उसमें क्या है कि आप हर्बिसाइड जो है बस बस वीड्स पे काम करेगा, बट आपका जो प्लांट ऑफ चॉइस है इट विल रिमेन टॉलरेंट टॉर्ड्स इट। तो ठीक है, इसमें एक कॉमन हर्बिसाइड का वीडिसाइड का यूज होता है, वो होता है ग्लाइफोसेट, तो वो स्टूडेंट उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, बात ये हो रही है कि अब ट्रिक ऑफ द एडवेंट ऑफ जीएम क्रॉप्स हैज हेल्प फार्मर्स प्रैक्टिस सस्टेनेबल मेथड्स व्हाइल इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। तो ये देखा गया है विद एडवेंट ऑफ जीएम क्रॉप्स द यूसेज ऑफ like insecticide pesticides have gone down। okay, it's good for the environment, it's good for the health of the farmers also, ठीक है। and it is saying that scientific literature surrounding how farming GM may affect human health and environment, and it has sort of changed the what it has changed, it has changed the crop management, it has crop the crop management, क्योंकि अब देख रखे हो you are adding whole suite of management changes that comes along with it। एंड ये बता रहे हैं कि मैनेजमेंट चेंजेस, ये अब यहाँ पे हम आएंगे, farmers are getting less poisoned by those insecticide because they don't use those insecticide anymore। this is important because Indian farmers often lack specialized protective gear। हम देखते हैं जब हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, दे जस्ट वोर अ सॉर्ट ऑफ एक क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ लगा लेते हैं, बट इफ यू गो टू डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव अ प्रॉपर मास्क व्हाइल स्प्रेइंग दीज आर्टिकल्स, दीज सॉर्ट ऑफ जब स्प्रे करते हैं। तो अब इसका क्योंकि जीएम क्रॉप्स का हमने यूजेज ज्यादा किया है, सो इट इंसेक्टिसाइड्स लेवल का स्प्रेइंग जो है वो कम हो गया है। अब इसमें बात आती है अ, कि अगर लेकिन हम जब इनडिस्क्रिमिनेट करेंगे, यूज करेंगे ये जो बीटी बीटी हम कॉटन यूज करें, तो पेस्ट जो है उसको एक तरह से उससे रेजिस्टेंट हो सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ठीक है, तो क्या करना चाहिए इसको, तो हमको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, एक प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट करना चाहिए, जिससे वो इंसेक्ट्स जो हैं वो एक डेवलप ना कर पाए, उसके थ्रू एक डेवलप जो एक इंसेक्टिसाइड एक रेजिस्टेंस है वो डेवलप ना कर पाए। if we put a single resistant gene you will put a lot of pressure on the pathogen to overcome that gene। तो वो थ्रू म्यूटेशन और वेरियस अदर वेज वो उस तरह से उससे रेजिस्टेंट हो सकते हैं। तो इस ये कह रहे हैं कि एक तरह से मोर एक एक जीन नहीं, चार पांच जीन का एक स्वीट जो है उसको डेवलप किया जाए, देन इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर द इंसेक्ट टू डेवलप सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस ओवर दैट। अब और अब हम देखेंगे कि उससे क्या होता है कि इवन इफ यू आर यूजिंग दैट सॉर्ट ऑफ वैरायटी, तो उससे प्लांट टीलिंग की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम टील इसलिए करते हैं क्योंकि हमको वीड्स निकालने हैं, ठीक है। तो टीलिंग की भी जरूरत नहीं होती है, और जब हम टीलिंग करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी इमिट होता है, तो इट इज वेरी गुड फॉर द इन्वायरमेंट ऑल्सो। तो यहाँ तो बात हो गई कि हाउ इट इज अफेक्टिंग द बेनिफिशियली द इन्वायरमेंट। अब दूसरी बात क्या है, लेकिन एक जो उससे ये निकल के आता है ये है मोनोपोलिस्टिक डिजाइन। अब मोनोपोलिस्टिक डिजाइन क्या है कि जो हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स बन रहे हैं, द कंपनीज दैट आर मेकिंग इट, यू कैन नेम सम कंपनीज लाइक मॉन्सेंटो है, बेयर है, दे आर सेइंग कि ओनली उनका जो हर्बिसाइड है वही उस हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट के साथ काम करेगा। तो इट इज जनरेटिंग अ मोनोपोलिस्टिक डिजाइन, ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। अब दूसरी बात क्या आती है कि अब there is no straightforward answer to whether these profit companies always keep the environment in mind, they have their own profit seeking agenda also। now coming to farmer adopting HT crops have not mitigated herbicide use, in some it has led to an increase especially the glyphosate। अब हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने herbicide tolerant plant यूज किया तो हमने
हर्बिसाइड का कम यूसेज हो जाएगा, ग्लाइफोसेट ज्यादा यूज किया जा रहा है किसी किसी केस में, एंड दिस ग्लाइफोसेट इज very sort of toxic to the farmers, and it can cause various adverse health outcomes like cancer also. and इसका इसमें एक और पेस्टिसाइड हर्बिसाइड मेंशन्ड है, वह डिकैम्बा। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। इट इज वो मोर टॉक्सिक है वीड्स के लिए, बट देन इट इज ऑल्सो टॉक्सिक टू ह्यूमन ऑल्सो। अब यहाँ पे बात आ रही है, और तीसरी बात क्या आती है, तीसरी बात क्या आती है कि इसका इन्वायरमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, जीएम क्रॉप्स का इन्वायरमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी तक ये कहा जा रहा है कि एज सच इन्वायरमेंट पे इसका जीएम क्रॉप्स का कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बायोडाइवर्सिटी का थ्रेट नहीं है। बट व्हाट आई फील कि अगर आप बस जीएम क्रॉप ही लगा रहे हैं, इट विल क्रिएट अ मोनोकल्चर, मोनोकल्चर होगा, एंड इट इज रिटन देयर। अगर वो इंसेक्टिसाइड एक एक पेस्ट जो है वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा, और उसके बाद जो डिजीज आती है, इट विल वाइप आउट योर होल होल सॉर्ट ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग को वाइप आउट कर सकता है वो। इसीलिए मोनोकल्चर के जगह आपको एक पॉलीकल्चर यानी कि क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, मल्टी क्रॉपिंग करना चाहिए। इस तरह का चीज आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बेटर फॉर द फ्यूचर ऑल्सो, बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो, एंड इट इज सेइंग दैट कि ये जो अभी प्लांट पॉलिनेशन वगैरह पे इसका कोई एडवर्स इफेक्ट देखा नहीं गया है। तो इट इज गुड टू गो, बट देन यू हैव टू अलाइन दिस विद बेटर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी आपको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ए फ्यू कंपनीज, चलिए इस पे तो बात हो गई। अब यहाँ पे क्रिस्पर कैस 9 किया है कि क्रिस्पर कैस 9 का यूज किया जा रहा है जेनेटिक एडिटिंग के लिए। क्रिस्पर कैस 9 पे क्वेश्चन आया हुआ है पिछले सालों में, एंड दिस इज ऑल फ्रॉम दिस साइड कि कैसे हम जो पीटी कॉटन है या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उसका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फॉर द in alignment with our environment also, our biodiversity also, and the health outcome of the so that it doesn't adversely affect the health of the farmers also। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये आर्टिकल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एनवायरमेंट ऑल्सो, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो। तो इस पे हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के आए हैं। क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं, आप देखोगे। व्हाट आर द लाइक प्रोस्पेक्ट ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स जो क्रिएट किया गया, उसका क्या क्या प्रोस्पेक्ट है अपार्ट फ्रॉम लाइक रेजिस्टेंस टू पेस्ट, ये 2012 का क्वेश्चन है। फिर आप देखोगे जीएम मस्टर्ड पे 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2 क्या है, ये जनरली जो बीटी कॉटन से उनकी वेराइटी है जो मॉन्सेंटो बनाता है। देन यू विल सी कि ये पेस्ट हर्बिसाइड जो कार्बोफ्यूरॉन मिथाइल पैराथ्रोन, ये एक तरह से हर्बिसाइड्स होते हैं। तो ग्लाइफोसाइड की बात है, डिकेम्बा की बात की गई है, हो सकता है क्वेश्चन उस पे आ जाए। देन यू सी द मेंस में क्वेश्चंस इससे हमेशा ही बनते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम इन दैट रिगार्ड। सो आई विल लाइक स्टूडेंट टू read this article very very diligently. So this is all from my side. Now I'll invite Manish sir to carry forward this discussion. The very first article that I'm going to discuss is from the Hindu, and it's talking about the discriminatory practices that the food and beverage companies are practicing between different markets. तो यहाँ पे ग्लोबल एसेस टू न्यूट्रिशन इंडेक्स की बात की जा रही है, जहाँ से जिसको रिलीज करता है एसेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव, ATNI। तो ड्यूरिंग दिस इंडेक्स जब रिलीज हुआ था, इट हैज बीन फाउंड कि जो मेजर फूड एंड बेवरेज कंपनीज है, दे आर वेरी डिस्क्रिमिनेटरी इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स द लो इनकम मिडिल इनकम कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसको करने के लिए इन्होंने क्या किया कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड कंसीडर, तो दो बास्केट बनाया, जिसमें एक में कंपोनेंट्स ऑफ फूड कंसीडर टू इंक्रीज रिस्क ऑफ जो हेल्थ के लिए रिस्की है, दूसरा बास्केट बनाया जिसमें जो हेल्दी है। तो और इसको ऑफसेट किया और फाइनली रेटिंग के थ्रू इसको रिलीज किया। तो थ्रू आउट दिस फाइंडिंग इट हैज बीन फाउंड दैट द पोर्टफोलियो हेल्थीनेस का जो है ना वाज फाउंड टू बी लोएस्ट इन द लो मिडिल इनकम कंट्रीज, हाईलाइटिंग डिस्पैरिटी इन प्रोडक्ट्स ऑफर्ड अक्रॉस डिफरेंट मार्केट। तो इससे ये पता चला कि जो हेल्दी पोर्टफोलियो वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में कम था, कंपेरिजन टू अदर डेवलप्ड कंट्री। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये मिला कि जो 30% मेजर कंट्रीज है ना, दे आर ओनली ट्राइंग टू मेक देयर फूड हेल्दियर, फूड अफोर्डेबल इन देयर
इन द लो इनकम कंट्री, और जो लो इनकम कंज्यूमर्स हैं वहां पे। तो दूसरे पार्ट में ये आर्टिकल बात करता है कि इज दिस द फर्स्ट टाइम ऑफ सच इंडेक्सिंग हैज बीन डन। तो यहाँ पे फाइंड आउट हुआ कि नहीं, इससे पहले भी एक हुआ था जिसमें इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने किया था, नेस्टल की जो बेबी फूड प्रोडक्ट्स है। तो उसमें ये पाया गया कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और इंडिया में जो बेबी फूड बेच रही है कंपनी, उसमें हायर कंटेंट होते थे शुगर के इन कंपैरिजन टू द यूरोपियन मार्केट। तीसरे पार्ट में ये आर्टिकल बात करता है कि व्हाई दिस इज सिग्निफिकेंट इन इंडिया। इट इज सिग्निफिकेंट इन इंडिया बिकॉज वी आर ऑलरेडी सफरिंग विद द हाई बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज by and large related to unhealthy diet practices. It has been highlighted by Indian Council of Medical Research as well as Economic Survey 2023-24. Along with that, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो एनसीएम होती है, एनसीडी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसके साथ अनहेल्दी डाइट के साथ साथ जो रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी, इट इज ऑल्सो वेरी इट ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये ऑलरेडी हमारे देश में बहुत ज्यादा है। और तीसरा इसमें पॉइंट आया कि जो अफोर्डेबिलिटी है हेल्दी फूड की, वो बात की जा रही है। तो ये तीनों मिला के हमारा जो ऑलरेडी बर्डनसम जो एरिया है, जहाँ पे हम लार्ज नंबर ऑफ अराउंड 10.13 करोड़ इंडियंस आर डायबिटीज, और ऐसे ऐसे बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के केसेस है। तो इसको कहीं ना कहीं ये मैग्नीफाई करेगा जो प्रैक्टिसेस ग्लोबल कंपनीज के द्वारा की जा रही है। तो इसमें लास्ट पार्ट में आर्टिकल बात करता है कि हाउ कैन वी चेक इट। तो ये आर्टिकल है रिगार्डिंग द शुड पैकेज फूड कंटेंट बी लेबल्ड, तो क्या उसके लेबलिंग करने से कोई फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे केस स्टडीज की बात करता है आर्टिकल, चिली में और मैक्सिको में हुआ था। और यहाँ पे ये पाया गया था कि लेबलिंग ऑन द फ्रंट ऑफ पैकेजिंग फूड इज इफेक्टिव। यहाँ पे इफेक्टिव हुआ, और लोगों ने जो हाई रिस्की फूड्स हैं जिसमें हाई कंटेंट ऑफ शुगर था और जो हाइड्रोकार्बन का यूज किया गया था, तो वहां उन लोगों ने उस वैसे फूड्स का परचेज कम किया। तो यहाँ पे तीन सजेशन दिया गया है कि जो पॉलिसी मेकर एंड गवर्नेंस शुड इंट्रोड्यूस मैंडेटरी पॉलिसीज रिगार्डिंग दैट, along with that voluntary effort by the companies has been insufficient to ensure widespread and strong nutrition related performance. Unless the government is taking stringent policy measures, it will be not sorted. And कहीं ना कहीं जो labeling की बात करते हैं, तो it is going to help the consumer to make a decision, informed choice related to their health and what impact that food is going to make on their health. So this is the basic takeaway of this article. There is another article from the Indian Express, and it's talking about the change in nuclear doctrine of the Russia. So 2 days ago, yesterday we are discussing about the ATACMS missiles that has been used by the Ukraine on Russian soil. तो after that ये चेंज जो डॉक्ट्रिन है ये रिलीज किया है रशिया ने। तो व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करें हम, तो इसमें न्यूक्लियर वेपन्स का जो वेपन्स एज ए मींस टू डेटरिंग इन इट्स एनिमी एंड सेट आउट द सिनारियो अंडर विच इट वुड कंसिडर यूजिंग देम। तो ये डॉक्ट्रिन का पार्ट होता है कि ये हम इसको एज ए डेटरेंस यूज करेंगे, कौन सी सिनारियो होगा जहां पे हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि हाउ दिस चेंज डॉक्ट्रिन इज गोइंग टू इम्पैक्ट द यूक्रेनियन वॉर। तो इस डॉक्ट्रिन में क्या आगे पहले क्या था कि इफ ए न्यूक्लियर स्टेट इज अटैकिंग अनदर न्यूक्लियर स्टेट, इन दैट केस द अदर स्टेट विल रिटेलिएट। बट नाउ यहाँ पे इन्होंने चेंज किया कि इफ a non-nuclear state which is getting support from the nuclear state is attacking some nuclear state, तो in that case it may be possible कि रशिया will attack the Ukraine। तो यहाँ पे अमेरिका यूज कर रहा है, अमेरिका कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है यूक्रेन का। इस बात को रशिया ने एक एजेंडा बनाया कि ये न्यूक्लियर कंट्री सपोर्टिंग यूक्रेन विच इज ए नॉन न्यूक्लियर स्टेट। तो इन दैट केस दे हैव राइट टू यूज द न्यूक्लियर आर्सेनल अगेंस्ट द यूक्रेन। दूसरा इसमें बात किया कि लॉन्च ऑफ मैसिव क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक ऑन रशिया विल बी ए केस in which Russia will रशिया में यूज द न्यूक्लियर वेपन। तो इस केस में क्या हो रहा है कि लार्ज स्केल ड्रोन मिसाइल्स का यूज कर रहा है यूक्रेन। तो ये दोनों ही केसेस में यूक्रेन मे बी द विक्टिम ऑफ द न्यू, मे कम अंडर द न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ द रशिया। दूसरी बात इसमें यह है कि नाउ दिस डॉक्ट्रिन लोअर्स द थ्रेशोल्ड फॉर रशिया टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स। along with that they have also included बेलारूस की, अगर कोई देश बेलारूस पे भी अटैक करता है, तो इन दैट केस रशिया विल रिटेलिएट ऑन दैट कंट्री। तो बेलारूस इज नाउ कमिंग अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला ऑफ रशिया।
along with that conventional attack की जो बात करती है, अगर that the extent of that conventional attack is so high that the existence of Russia is on threat, in that case also Russia will use the nuclear deterrence, nuclear and nuclear weapons against that state. इसके साथ साथ यहाँ बहुत सारी अदर रिस्क एंड सिनारियो को हाईलाइट किया गया है. द मेजर वन आउट ऑफ दैट इज द न्यू मिलिट्री कोalition और द एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मिलिट्री कोalition. और बिकॉज ऑफ दैट अगर वो मिलिट्री कोalition रशिया को थ्रेट करता है, इट इज अप्रोचिंग द बॉर्डर ऑफ रशिया, इन दैट केस ऑल्सो रशिया में रिसोर्ट यूजिंग द न्यूक्लियर वेपन. तो दिस इज द बेसिक टेक अवे ऑफ दिस आर्टिकल. इस चेंज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत है ग्लोबल लेवल पे. तो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो स्टूडेंट में प्रिपेयर दिस आर्टिकल. तो एज फार एज पहले आर्टिकल से क्वेश्चन की बात की जाए तो 2016 में एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट पे, और मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था कि ऑन लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स एंड मीन एज द मेन कॉज ऑफ हंगर टेक्स द अटेंशन अवे फ्रॉम द इनइफेक्टिव ह्यूमन सर डेवलपमेंट एक चीज पॉलिसी. ये और ऐड करना 2018 में आया चाहूंगा. था. तो प्रीलिम्स और मेंस आपने दोनों के लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल है. तो आप, दिस इज आप ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडे सेशन.